Hello. Okay, so I hope all of you can hear me and you can see the screen. Even you can see me. So today will be our first session. So before I start anything, मैं क्या पढ़ाऊंगा, हम किस तरह पढ़ेंगे, मेरा ख्याल है कि हमें उस पर थोड़ी सी जो है वो बात करनी चाहिए। सबसे पहले आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, एंड दे कैन सी द स्क्रीन एज वेल? Those who can do all of this, they can just raise their hands. Yes, Dua, Mariam, Aska. Okay, it's good. अच्छा, इससे पहले कि हम कुछ भी स्टार्ट करें, मैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं और मेरा ख्याल है कि आप जो है वो मुझसे भी ना वाकिफ होंगे, मैं भी आपसे जो है वो ना वाकिफ हूँ। तो सिर्फ 30 सेकंड में अपना थोड़ा सा जो है वो तारुफ करा दूं। मेरिटोरियस से एसोसिएशन मेरी बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? तकरीबन 1994 से, क्योंकि 94 से 98 तक मैं जो हूँ वो मेरिटोरियस में पढ़ता रहा वहाँ स्टूडेंट, और 99 ऑनवर्ड्स जो है वह टीचिंग प्रोफेशन से जो है वो मुंसलिक हो। नंबर वन। सो अगर कोई मुझे नहीं जानता तो आप मुझे जो है वो किसी वायरस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे कि ये कौन सी नई चीज आ गई है, ठीक है ना? क्योंकि वो आजकल अब अवेयरनेस बढ़ रही है, फॉरेन जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि छुटकारा हासिल करें। तो एक एक नए टीचर को जो है वो मेरे ख्याल से उस एंटीबायोटिक की तरह ट्रीट करना चाहिए जो किसी कमी को, किसी खामी को जो है वो पूरा करने के लिए आप खाते हैं। वैसे मेरा मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं है कि इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरी बात में, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि जूम पर क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास होगी, कुछ चीजें आप पहले जानते होंगे। वैसे आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे? ओके, दैट्स गुड। सो आप इन सारी जो जूम लैंग्वेज है आप उससे वाकिफ हैं। वो जूम लैंग्वेज क्या है? वैसे जूम में जो है ना, ये रेजिंग हैंड के अलावा जो है वो थम्स अप भी होता है। हम टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग टीचिंग मैं कुछ भी पढ़ाने के बाद आपसे पूछूंगा कि आप में से कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, आप अपने हैंड रेज करेंगे। वो चार बच्चे जो पानी पीने गए हुए वो वहां से भाग के आएंगे और फिर वो अपने हैंड रेज करेंगे। नतीजा ही निकलेगा कि हम तकरीबन 45 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स जो है ना वो सिर्फ इस इंतजार में लगाएंगे कि सब अपने हैंड रेज करें। अच्छा तरीका क्या है? क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए। मैंने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, अब किस चीज का करूंगा अभी मैं उस तरफ आ रहा हूं। तो जो भी कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपको वो आइडिया समझ में आ रहा है, यू कैन यूज थम्स अप, राइट? तो मुझे पहले से पता होगा कि ये वो बच्चों की कैटेगरी है जिन्हें मेरी बात ऑलरेडी समझ में आ गई। फिर जो चार पांच बच्चे रह जाएंगे मैं उनसे डेफिनेटली पूछूंगा कि उनके क्या डाउट्स हैं, क्या कंफ्यूजन हैं। तो अपनी ये जो जूम लैंग्वेज है इसको इफेक्टिवली यूज करें। दूसरी चीज, आपको स्क्रीन कैसी नजर आनी चाहिए? मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि जब आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपका आपका इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में होना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। ये दो चीजें आपको नजर आना जरूरी है। आपकी जो है वो स्क्रीन पे डेफिनेटली मैं आ रहा हूँ, मेरा कैमरा जो है वो ऑन है। मैं आप में से किसी को नहीं देख पा रहा, इसलिए नहीं देख पा रहा क्योंकि मैंने अपने इमेज को पिन किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। अगर कोई कंफ्यूज है कि मैं लेफ्ट पे क्यों देखता हूँ, तो वो स्क्रीन जिसपे मैं पूरे जो है वो स्टूडेंट देख पा रहा हूँ कि कौन कौन इस क्लास में मौजूद है, कौन अपना हैंड रेज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, वो मेरे लेफ्ट पे मौजूद है। तो इसलिए मैं काफी दफा अपने लेफ्ट पर भी देखूंगा। तो यही काम आपको भी करना चाहिए। जो व्यू का ऑप्शन होता है उसमें तीन ऑप्शन आ रहे होते हैं। स्टैंडर्ड आ रहा होता है, साइड बाय साइड स्पीकर आ रहा होता है, साइड बाय साइड गैलरी आ रही होती है। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मुझे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अलॉन्ग विद द स्क्रीन विच आई एम शेयरिंग? ओके, दैट्स गुड। तो अब होना ही चाहिए कि आपके सामने एक स्क्रीन होगी जिसपे अभी लिखा हुआ आ रहा है यू आर शेयरिंग स्क्रीन, और अब आपको नजर आएगी वो ऐप जिसके ऊपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
तो एक तो ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है जिसपे वो लाइंस हैं, जिसपे मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके राइट साइड पे डेफिनेटली जो है वो मैं आपको नजर आ रहा हूँ। किसी भी लम्हे आपको ऐसा लगे कि आप मुझे सुन नहीं पा रहे, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं टीचर को देखने में इंटरेस्टेड भी ना हो, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपको मैं सुनाई नहीं दे रहा क्लियरली, या आप जो है वो मुझे देख नहीं पा रहे, व्हाट यू मे डू, जस्ट रेज योर हैंड इंस्टेंटेनियसली। तो हमारी जूम लैंग्वेज के दो हिस्से हैं। थम्स अप का मतलब है यू आर गेटिंग द आइडिया, और अगर मेरे पढ़ाने के दौरान आपने अपना हैंड रेस कर लिया, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कोई कंफ्यूजन है। आई विल श्योरली अनम्यूट यू एंड टेक योर क्वेश्चन, एंड देन विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। पहली चीज। दूसरी चीज, अपने नोट्स बनाना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन मैं खैर इस आदत के थोड़ा सा बरखिलाफ जा रहा हूँ। जो कुछ मैं स्क्रीन पे लिखूंगा वो आप स्क्रीन पे देखेंगे, उसे रन टाइम पे कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्लास मैं जो कुछ स्क्रीन पे लिख रहा हूं वो मैं एज इट इज आपके साथ जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो शेयर कर लूंगा। उसके बाद आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से बनाना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। बिल्कुल बनाइए, बहुत अच्छी आदत है। लेकिन क्योंकि सेशन जो है वो 45 मिनट्स का है, 1 आवर का है, 1.5 आवर का है, वो जितनी भी देर का है, मेरा ख्याल है आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, मुझे उसके फ्लो को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ऐसा लगता है नहीं सर ये तो हम बाद में भूल चुके होंगे, तो वो आप बिल्कुल कॉपी कर लीजिए। लेकिन इसको जैसे आप बोर्ड से कॉपी करते थे वैसे कॉपी करने की कोशिश ना कीजिएगा, बेकार में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं ये नोट्स एज इट इज आपसे शेयर कर लूंगा, तो जो कुछ स्क्रीन पे है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। इनफैक्ट तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पहले मैंने अपने बारे में आपको बता दिया, दूसरा हमारी जूम लैंग्वेज थी। तीसरा ये कि आपने स्क्रीन से सब कुछ कॉपी नहीं करना है, कोई पॉइंट्स नोट करना चाहे बिल्कुल नोट करिए। चौथी बात, पढ़ाऊंगा क्या। देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा वो जो AKU में आपका रीजनिंग का सेक्शन है। उस रीजनिंग में दो तरह की रीजनिंग आती है, एक आपकी साइंटिफिक रीजनिंग है, एक आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग है। अच्छा, जो साइंटिफिक रीजनिंग है उसमें अगेन 3 कंपोनेंट है, उसमें फिजिक्स भी है, केम भी है, उसमें बायो भी है। मैं फिजिक्स वाला पोर्शन कवर कर रहा हूँ, वो हम करेंगे लेकिन थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है, वी कैन स्टार्ट इट नाउ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपने थोड़ी सी फिजिक्स जो है वो रिव्यू की भी हो प्रिपरेशन के लिए, फिर हम साइंटिफिक रीजनिंग की तरफ आए। क्योंकि जो रीजनिंग होती है वो ना बहुत मुश्किल है, ना वो उस थ्योरी पर डिपेंडेंट है जो आप रिव्यू करने वाले हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली सारे वही हैं। तो एक दफा कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाएंगे तो हम उस रीजनिंग को ज्यादा बेहतर तरीके से टैकल कर पाएंगे। जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, उस मैथमेटिकल रीजनिंग में भी जो है ना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। उसमें जिस कैलिबर की, जिस लेवल की मैथमेटिक्स आती है, आप में से वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक मैथ्स तमीज से पढ़ी हुई है, तमीज से पढ़ने का मतलब ये होता है, बल्कि पढ़ना नहीं, तमीज से समझी हुई है। अगर आपने समझी हुई है, आपको मैथमेटिक्स आती है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है वो कोई बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा जो है वो कैम्ब्रिज बैकग्राउंड से आ रहा है और उसने एटलीस्ट IGCSE मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, तो उसके लिए जिंदगी निस्बतन थोड़ी सी आसान हो। ये थोड़ी सी आसान का मतलब ये नहीं है कि जो मैट्रिक मैथ्स पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए कोई बहुत ही मुश्किल होगी। ठीक है, बहुत आसान है। तो मैथ्स मुश्किल नहीं है, हम करेंगे ये कि क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग है, जरूरी नहीं है कि आपके पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, x + 3 = 7, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो आप तो इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आती है रीजनिंग, क्वेश्चन इसी का आएगा, लेकिन वो इसको रीजन बनाकर आपको देंगे। वो अब रीजन बनाकर कैसे देंगे ये चीज हमने सीखनी है, लेकिन सारे रीजन नहीं होते। क्योंकि अब जो 2021 का सैंपल पेपर, अगर आपने AKU की वेबसाइट जो है वो विजिट की हुई है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में जो है वो 20 क्वेश्चंस हैं। तो उन 20 क्वेश्चंस में कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं, कुछ एलजेब्रा है, और फिर उन्हीं से रिलेटेड जो है वो कुछ रीजनिंग है। तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक। इन सबको करने के लिए हाँ, एक एक और प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे होंगे, वो होगा हमारा गूगल क्लासरूम। उस गूगल क्लासरूम का क्या मकसद होगा, जो वर्कशीट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करें, वो हम गूगल क्लासरूम पे जो है वो शेयर किया करेंगे। इसी तरीके से जो मैं प्रैक्टिस टेस्ट लूंगा, एक टेस्ट तो वो है जो आपका जो है वो वीकली हुआ करता है,
या हुआ करेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं जो भी अपने एंड से टेस्टिंग करूँगा, क्या मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, मैं 5 एमसीक्यूज़ का टेस्ट देना चाहता हूँ, मैं 10 एमसीक्यूज़ का टेस्ट देना चाहता हूँ, तो वी विल बी डूइंग इट ऑनलाइन थ्रू गूगल फॉर्म, और इन सब को एक ही जगह पे रखने के लिए मैं यूज़ करूँगा गूगल क्लासरूम। तो जो सबसे पहला काम आप में से हर बच्चे को कर लेना चाहिए, वो ये, इस ऐप को खुलने दें, हम गूगल क्लासरूम जो है वो बिल्कुल देख पाएँगे। ये लिस्ट अभी जो है वो रिफ्रेश होगी, क्योंकि मैंने सुबह अपनी सारी पुरानी क्लासेस जो है वो खत्म करके कुछ नई क्लासेस बना दी। वो बच्चे जो इस क्लास के अंदर मौजूद हैं, उन्हें स्क्रीन पे एक कोड नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख पा रहा हूँ, और वो कोड है P4POMIM। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो गूगल क्लासरूम से वाकिफ़ हैं? वो अगर अपने हैंड जो है वो रेज़ कर लें। तो दनीशा, एमन, शिफ़ा, दुआ, अलिशबा, ये 5 बच्चे वाकिफ़ हैं। जो वाकिफ़ नहीं है, तो गूगल जो है वो यूट्यूब के अलावा गूगल के पास जो है वो गूगल क्लासरूम भी है, क्योंकि यूट्यूब ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता होगा। गूगल की और भी अच्छी जो है वो अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनमें से गूगल क्लासरूम। अगर आप स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे आप आईओएस के ऊपर हो, आप जो है वो गूगल क्लासरूम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज़ आपके पास एक जीमेल आईडी डेफ़िनेटली होगी। जब आप अपनी जीमेल आईडी साइन इन करते हैं, तो ऊपर जो है ना वो कुछ बॉक्स, छोटे-छोटे बॉक्सेस बने हुए आते हैं, शायद 9 होते होंगे। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें क्लासरूम भी एक ऑप्शन आ रहा होगा। उसको ओपन करेंगे, ये क्लासरूम जॉइन करेंगे। इस क्लासरूम का कोड मैं शेयर भी कर दूँगा। अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो गूगल क्लासरूम जॉइन ना कर पाए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देंगे, मैं उस ग्रुप पे मौजूद हूँ। मैं आपको गाइड कर दूँगा हाउ यू कैन ऐड दिस क्लास टू योर गूगल क्लासरूम। तो हम गूगल क्लासरूम के ऊपर जो है ना वो कुछ नोट्स वगैरह शेयर करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो शेयर करेंगे। तो जो वर्क फ्लो हमारा बनेगा, वो वर्क फ्लो क्या होगा? मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँगा, उस टॉपिक के तमाम की पॉइंट्स बताऊँगा। उन की पॉइंट्स को बताने के साथ हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और उनको प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट क्लास में 5 या 6 एमसीक्यूज का जो है वो कोशिश करेंगे कि एक छोटी सी वर्कशीट और सॉल्व कर ली जाए, या टेस्ट दे दिया जाए, या जो भी मैं प्रैक्टिस वर्कशीट आपसे शेयर करूंगा जो आपने सॉल्व की भी होंगी, हम उसको डिस्कस करेंगे, ताकि कहीं पर भी कोई भी जो है ना वो कंफ्यूजन या डाउट जो है वो ना रहे। तो मैं, मेरा अपना ख्याल है कि वो सारी बातें जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए, और एक नए टीचर्स ऑनलाइन लर्निंग के लिए आपको आनी चाहिए या पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको सारी बता दी है कि हमारा वर्क फ्लो जो है वो किस तरीके का होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग के बाद मैं साइंटिफिक रीजनिंग के लिए बता चुका हूँ, फिजिक्स का पोर्शन मैं कवर कर रहा हूँ। तो जब हमें आइडिया हो जाएगा, मैं जो भी टीचर, सर वैसा आपको शायद फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, जो भी पढ़ा रहा होगा, मैं इन टच रहूंगा। जब मुझे आइडिया होगा कि आपने एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो उन टॉपिक से रिलेटेड जो साइंटिफिक रीजनिंग हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, वो डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो ये वो सब कुछ है जो मैंने आपको कवर कराना है। हो सकता है इसके अलावा, क्योंकि एक ही में जो है वो कभी कभार, बल्कि कभी कभार का लफ्ज निकाल देते हैं, जो फेडरल बोर्ड है उसका उसका सिलेबस भी जो है वो हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक भी हो सकते हैं जो आपने अपने इंटर फिजिक्स में ना पढ़े हो, तो उनको भी जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करूँगा। हम डायरेक्टली कुछ पढ़ना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा-सा जो है ना वो सिर्फ एनालिसिस करना चाहता हूँ। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो हमारे इंटर बोर्ड वाला है? ओके, अब मुझे नहीं मालूम कि असद, अदनान, दुआ, फातिमा और शिफा, इसहाक जो है वो इंटर बोर्ड वाले नहीं है, या वो पानी पीने गए हैं। तो
आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ए लेवल्स या ए लेवल्स करके आ रहे हैं यहाँ पे? वो अपने हैंड जो है वो रेज कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने सबके हैंड जो है वो खुद ही डाउन कर दिए। ओके फाइन। अच्छा, इसका इसका मतलब ये नहीं है कि इससे जो है वो मैं कोई ओपिनियन कायम करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ये जानना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, आखिर वो बच्चे जो है वो कहाँ पर किस लेवल पर मौजूद हो सकते हैं। तो अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप में से बहुत सारे, बल्कि बहुत सारे नहीं, मेजोरिटी वो होगी जिन्होंने 2 साल से मैथ्स को देखा तक नहीं। यानी अभी तो हमारा हाल ये होगा ना कि जब आपका टीचर न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के दरमियान पूछता होगा कि बेटा 0+1 क्या होता है, तो पहला रिएक्शन हमारा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होता है, बैग में हाथ जाता है कि कैलकुलेटर निकालना है कि 0+1 क्या होना है। शायद आपको ये बात मालूम होगी कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो जहां पर हम मैथमेटिक्स सीखेंगे वहां पर हम ये भी सीखेंगे कि आप विदाउट कैलकुलेटर ये सारा काम कैसे करेंगे। अच्छा, एक बात मुझे और याद आ गई। आई होप मैं इस बात में गलत ना हूं कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग और साइंटिफिक रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ये एक अच्छी साइन आपके लिए, अच्छी बात आपके लिए हो सकती है। देखिए, हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। और अगर आप एल्जेब्रा की, अरिथमेटिक की बिल्कुल बेसिक्स की बात करें ना, तो उन बेसिक्स में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, इंडिसेस एंड सर्ट्स। अच्छा, मेरा अपना जाती ख्याल है कि अगर मैं अभी आप में से किसी से पूछ लूं कि ये इंडिसेस और सर्ट्स क्या होते हैं, तो शायद 2 से 3 बच्चे जो हैं वो हाथ उठाएं, यस सर हमें मालूम है क्या होता है। तो वैसे कितने बच्चे जानते हैं कि इंडिसेस और सर्ट्स क्या होते हैं? अभी अभी तक आप लोग जो है ना वो मेरी जूम लैंग्वेज को फॉलो नहीं कर रहे। जब मैंने पूछा था ना इंडिसेस एंड सर्ट्स कितनों को पता है, तो उसी वक्त वो हाथ उठ जाने चाहिए थे। इंतजार ना करें, हम अपने टाइम को इफेक्टिवली जो है वो यूज करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है मेरा अंदाजा गलत नहीं गया। मैंने कहा था 2 से 3, तो 2 बच्चों ने हाथ उठाया। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आप में से मेजोरिटी जानती है कि इंडिसेस और सर्ट्स क्या होते हैं। सिर्फ फर्क सिर्फ भी है कि हम उन्हें इस नाम से नहीं जानते होंगे। हमें सब मालूम होगा, लेकिन हम जो है वो सिर्फ नाम में मार खा गए। आप में से कितने बच्चे ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर्ड नामी चीज एग्जिस्ट करती है, कि एक्स होता है और उसके ऊपर एक पावर भी लगी हो सकती है? जबरदस्त, सब जानते हैं। इसको इंडिसेस कहा जाता है। अगर किसी नंबर के ऊपर कोई पावर है, तो इसको मैथमेटिक्स में आप इंडिसेस का नाम दे सकते हैं। तो अब याद रखिएगा, सिर्फ बायो के अंदर आप आसान चीज को मुश्किल नहीं कर सकते, मैथ्स में भी किया जा सकता है। सिर्फ इस एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये जो एक्स है ना, ये मेरे लिए कहलाती है क्या, बेस। ठीक है। ये जो 2 है, ये मेरे लिए कहलाती है क्या, पावर। इसी को आप इंडेक्स भी का नाम दे सकते हो। और ये हमारे पास कहलाता है क्या, ये जो नंबर है ये कहलाता है क्या, कोएफिशिएंट। अब आपने मैट्रिक मैथ्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, और वो सारी आपको जो है वो याद भी है। क्या हमें ये बात याद है कि अगर मेरे पास x की पावर m हो और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो x की पावर n से, तो इसका रिजल्ट क्या आया करता था, x की पावर m प्लस n। कितने बच्चे इस बात से वाकिफ हैं कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाया करती हैं? जब आपके पास बेसिस जो है वो सेम होती हैं तो आप पावर को क्या कर दिया करते हैं, ऐड कर दिया करते हैं। नंबर 1, ये हमारे लिए पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास लिखा हुआ हो x पावर m डिवाइडेड बाय x पावर n, तो इसका मतलब होता है x पावर m माइनस n। जब बेसिस सेम होती हैं, दो नंबर्स डिवाइड हो रहे होते हैं, तो उनकी पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाया करती हैं। और ये कोई ऐसी बात आपको नहीं बता रहा जो आप पहली दफा इस्तेमाल कर रहे हैं या आपने मैट्रिक के बाद से कभी इस्तेमाल नहीं की। आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहे हो सकता है केमिस्ट्री में भी आप सॉल्व करते रहे हो, आपने सारी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की। कितनी दफा आपने ऐसा देखा
कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ होता था आर स्क्वायर्ड, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ होता था लेट्स से आर। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो आप इसको बड़ी खामोशी से क्या बना देते थे, आर क्यूब। और वो आर क्यूब कैसा बनता था, क्योंकि आर की पावर 1 है और आर के ऊपर स्क्वायर है, बेसिस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और यही काम हमने कितनी दफा किया कि जब हमारे पास होता था आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो हम कहते थे आंसर विल बी जस्ट आर। क्यों? क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाया करेंगी। ये प्रॉपर्टीज हमारे जहनों में। इसी तरीके से अगर मेरे पास लिखा हुआ एक्स पावर एम होल पावर एन, लॉ ऑफ पावर, तो इसका मतलब क्या हुआ करता था, एक्स की पावर क्या बन जाएगी, m इंटू एन, पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड। यानी अगर मेरे पास लिखा हुआ हो 2 क्यूब स्क्वायर्ड, तो मैं इसको आसान अल्फाजों में क्या लिख दूंगा, 2 पावर 6। बड़ी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है हमारे जहनों में जो है वो मौजूद है। जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन तमाम प्रॉपर्टीज को रिव्यू करने का रीजन क्या है। अगर किसी के जहन में आ रहा हो सर ये सब तो हमें मालूम है, बिल्कुल मालूम है, हमारा असल काम होगा रिव्यू, क्योंकि आज लेक्चर नंबर 1 है तो हमारा शायद ज्यादा टाइम जो है वो इस तरह की बातों में गुजर जाए, वरना आइंदा आने वाली क्लासों में हमारा कम टाइम रिव्यू पे गुजरेगा, ज्यादा टाइम हमारा प्रैक्टिस पे गुजरेगा। फिर आपको समझ में आएगा कि रिव्यू की जो ना अफादियत क्या है, उसका फायदा कहां पर आपको होने वाला है। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो आप में से हर बच्चे ने मैट्रिक में और ओ लेवल्स में डेफिनेटली पढ़ रखी है। फिर कुछ स्पेशल केसेस थे, जैसा आपको याद हो कि अगर मेरे पास x की पावर 0 हो तो मेरे पास आंसर क्या आ जाया करता है, 1। एनी नंबर पावर 0 इज एक्चुअली 1। इसी तरीके से अगर मेरे पास लिखा हुआ 1 ओवर x, तो इसका मतलब मैं क्या भी लिख सकता हूं, x पावर -1। तो हमने क्या रूल याद किया हुआ, अगर आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना रहे हैं तो पावर माइनस में कर दीजिए। अगर आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना रहे हैं तो पावर माइनस में कर दें। माइनस से बेहतर आप क्या, आप अपोजिट कर दें। अगर वो प्लस थी तो वो माइनस बन जाएगी, वो माइनस थी तो वो प्लस बन जाएगी। वैसे आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो जहनों में रिकॉल हो रही है, यानी मैं कोई गलत चीज याद नहीं दिला रहा आपको। चल आप में से मेरे ख्याल से सारे बच्चे जो हैं वो रिकॉल करने में कामयाब हो पा रहे हैं। तो जब आप बात करेंगे इंटीग्रल पावर की, तो ये आपके पास जो है वो इंडिसेस बन जाएंगे। आप इसी पावर को अगर फ्रैक्शन बना दें, याद है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता था, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x हो सकता है, हमारे पास क्यूब रूट ऑफ x हो सकता है। इस स्क्वायर रूट, इस क्यूब रूट का मतलब क्या होता था, जब आप कहते हैं कि आपने स्क्वायर रूट लिया तो इसका मतलब ये होता है कि आपने x की पावर को क्या बना दिया, हाफ। जब आपने क्यूब रूट लिया तो इसका मतलब आपने x की पावर को क्या बना दिया, 1/3। ये जो फ्रैक्शन पावर है ना, ये फ्रैक्शन पावर आपके पास क्या कहलाएगी, सर्ट्स कहलाएंगे। ये फ्रैक्शन पावर आपके पास क्या कहलाएंगे, सर्ट्स कहलाएंगे। अच्छा, अब इन सर्ट्स को भी ऑपरेट करने के कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये 2 हैंड जो है ना वो रेज्ड है। अब मुझे नहीं पता बच्चे जो है वो डाउन करना भूल गए या उनके जहन में कोई सवाल है। अब एक रह गया खाली, अब कोई भी नहीं है। तो इस बात की आदत डाल लीजिए, जितनी तेजी से आपका हैंड रेज होगा उतनी तेजी से वो डाउन हो जाना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो फिर आप इसको परसिस्टेंस रखिए, ये अगर हैंड मुस्तकिल ऐसा रहेगा तो मैं समझ जाऊंगा कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे किसकी, सर्ट्स की। जो फ्रैक्शन पावर्स होती हैं इनको भी ऑपरेट करने के अपने डील ऑपरेट करने के जो है वो अपने कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपको याद है, अगर मेरे पास लिखा हुआ हो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो इसका आंसर मेरे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, ए। और कैसा आया होगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। दिस इज लॉ ऑफ पावर, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये बनेगा 2 into 1/2, 2 and 2 गेट कैंसिल, आई विल गेट जस्ट ए पावर 1।
मैंने समझाने की नियत से इतना कुछ कर दिया, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये लिखा हुआ होता लेट से स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब, तो अब ये मेरे पास क्या बन जाता है, ए क्यूब, इसकी पावर क्या बनती है, हाफ, तो मेरे पास आंसर आ जाता है ए पावर 3/2। इस चीज की आदत डालिए। अगर ये सर्ट फॉर्म में आपको गिवन है, तो जब आप इसकी पावर फ्रैक्शन बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि कभी कभार इसको रेसिप्रोकेट करना, इसको ऑपोजिट जाना आपके काम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको एक नंबर आपको दे दूं ऐसी कि x पावर 2/7, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, दिस इज 7th रूट ऑफ x स्क्वायर। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? जी सही, ये दोनों जो है वो एक ही जैसी चीज है। चल, मैं मेरे ख्याल मेजोरिटी से ज्यादा हाथ उठा चुकी, बाकी जो है वो अब उठाते रहेंगे। अच्छा, जब मैं कहता हूं ना साइंटिफिक रीजनिंग, वो इंडेक्सेस और सर्च में ही कर सकते हैं। वो आपको एक फॉर्म दें और फिर ऑप्शन में कोई 4-5 फॉर्म्स लिखी हुई हो और आपसे पूछा जाए कि कौन सी फॉर्म इनके इक्विवेलेंट हो सकती है, तो अब आपने देखना पड़ेगा कि गिवन ऑप्शंस का आंसर और जो गिवन एक्सप्रेशंस है उसका आंसर कहाँ कहाँ पे मैच कर रहा है। मैं सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल दूं, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा सवाल आता है, सिर्फ समझाने के लिए। देखिए, अगर मैं आपको एक फॉर्म दूं, एक्स क्यूब एंड दिस इज 8th रूट। अब मुझे ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन वन इज एक्स क्यूब पावर 8। ऑप्शन नंबर 2 इज एक्स क्यूब पावर 1/8। ऑप्शन नंबर 3 इज x 3/8, x4 1/x minus 3/8। लेट्स से उन्होंने आपको एक एक्सप्रेशन दी, जिसको मैंने अभी येलो कलर से जो है वो हाईलाइट कर दिया। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए और फिर आपसे कहा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो इनमें से कौन कौन से ट्रू हो जाएंगे, अगर कोई तवा आजमाई करना चाहे। वैसे तो बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं में से हर बच्चे को जवाब देना चाहिए। हाँ जी सारा। आप अगर अपने आप को खुद जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं, वरना मैं अनम्यूट कर देता हूँ। Sir, second one. सेकंड वन, ओके। सो सारा, ओनली सेकंड वन इज करेक्ट। जी अलिशा। Assalamu alaikum, sir. Sir, वांसा। apart from A, all are correct. चले, जवाब में आपका समझिए, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पे ए था ही नहीं, 1 2 3 4 थे। लेकिन मैं आपकी बात जो है वो समझ गया कि 1 के अलावा सारे sir. सही हैं। देखिए, Yes, sir. एक्स क्यूब पावर 1/8 भी करेक्ट है, एक्स पावर 3/8 भी करेक्ट है, और 1/x पावर -3/8 भी करेक्ट है। ठीक है। हाँ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अब मेरी बात से जो है वो एग्री कर रहे हैं? जी सर, आप सही कह रहे हैं, ये सारे जो है वो करेक्ट हैं। अच्छा, इससे इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक चीज जो है वो और पूछना चाहूंगा। आप में से कितने बच्चों को सही जवाब आता था और उन्होंने अपना हैंड रेज नहीं किया? अच्छा, अब ये 5 बच्चों ने जो है वो हाथ उठाया, तो मेरे नजदीक जो है ना, ये 5 बच्चे जो है ये गुनाह के मुर्तकिब हो गए। जब टीचर सवाल करता है और बच्चा जवाब देता है ना, तो आप ये समझ लें, टीचर का जो है ना 2 बूंद खून जो है ना वो बढ़ जाता है कि बच्चे को जवाब आता है। और अगर आपको जवाब आता है और आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप टीचर के साथ जो है ना थोड़ा सा जुल्म कर रहे हैं, तो ये जुल्म ना करें।
इवन अगर आपका गलत भी जवाब है ना, तो अच्छा लगता है जब बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा हो। ये बिल्कुल ऐसी है ना कि मैं अगर अपना कैमरा ऑफ कर दूं, और इवन मैं अपना कैमरा भी ऑन रखूं, मैं नीचे रख के जो है वो पढ़ाता रहूं, ना मैं इस स्क्रीन पे देखूं, ना मैं आपको देखूं, और ना मैं आपसे पूछूं कि कुछ समझ में आ भी रहा है, तो आप भी जो है वो बोर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये समझ लें कि जो टीचर होता है ना, उससे आपने उसकी नॉलेज जो है ना वो उगलवानी है, निकलवानी है। अगर मुझे ऐसे लगना लगे यार ये तो सारे बच्चे जो है ना ये सिर्फ बैठ के सिर्फ सुनेंगे, तो मैं भी आपको एक कहानी सुनाऊंगा और चला जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे लगेगा ना ये बच्चे बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फिर मैं भी अपने आप को थोड़ा जो है ना वो एक्सर्ट करूंगा, थोड़ा सा पुश करूंगा, नहीं यार मुझे इससे भी आगे तक का पढ़ा देना चाहिए। ठीक, तो पार्टिसिपेट करना बड़ा जरूरी है। अगर आप अपनी राय का इजहार कीजिए, गलत ही क्यों सही, उस कम से कम उसका एक एडवांटेज तो होगा कि अगर आपके अंदर कोई गलती छुपी हुई है, बजाय इसके कि AQU का टेस्ट देने के लिए जाए और वहां पे वो भड़ास निकाल के आए, आपके अंदर का कोई गलत कॉन्सेप्ट मौजूद है उसे क्लास में निकाल लीजिए। इन क्लासेस का मकसद ही है कि अगर अगर आपके अंदर आपके कॉन्सेप्ट में कहीं कोई खामी है तो वो ठीक हो जाए, अगर आप कुछ भूल गए तो आपको याद आ जाए। वैसे तो मेरा अपना गुमान ये है कि आप में से हर बच्चा अपनी अपनी जगह जो है वो बहुत टैलेंटेड होगा, और उसको इंशाल्लाह सब आता भी होगा। मैं तो सिर्फ एक रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ, तो फिर रिव्यू में मुझे फील होना चाहिए कि मैं रिव्यू ही करवा रहा हूँ। आपको जवाब आता है, आप बिल्कुल जवाब दीजिए। तो देखिए, जब आप बात करेंगे इन रेडिकल साइंस की, मैं बात कर रहा था रीजनिंग के हवाले से, कि वो इस तरह का क्वेश्चन भी देते हैं कि वो आपको एक एक्सप्रेशन देंगे, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, अब वो कुछ भी पूछ सकते हैं, विच वन ऑफ देम इज करेक्ट, विच वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, तो आपको सब कुछ है ना वो इवेल्युएट करना पड़ेगा। अच्छा, जब आप सर्च को ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो एक रूल आपने बचपन में याद किया होगा, अगर स्क्वायर रूट होता है, तो अगर इस रेडिकल साइन के अंदर 2 नंबर एक जैसे होंगे तो वो एक बाहर आ जाएगा। अगर हमारे पास क्यूब रूट होता है, तो हमें 3 नंबर की जरूरत होती है एक को बाहर निकालने के लिए। कितने बच्चों को ये जुमला याद आया? चले, अच्छी बात है, बच्चों को जो है ये बातें याद आ रही है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। याद है, अगर मैं आपको दे दूं स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से 16, अगर कोई आपसे कहे कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 को सॉल्व करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आप 16 का एलसीएम ले लेंगे, तो आप लिखेंगे 2 into 8, 2 into 4, 2 और फिर 2 1। सो 16 का मतलब क्या बन जाएगा? 2 into 2 into 2 into 2। सिंस इट इज स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब है मुझे पेयर बनाना पड़ेगा। तो पेयर कैसे बनेगा? एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा। तो मेरा आंसर सिर्फ क्या बन जाएगा? 2 into 2, दैट इज 4। आप में से मेजॉरिटी जानती है स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, लेकिन मैंने आपको साइंस बता दी कैसे आता है। अगर यही क्वेश्चन होता और सिर्फ डिफरेंस ये होता कि वो आपसे क्यूब रूट ऑफ 16 पूछ लेते, तो जब आप क्यूब रूट ऑफ 16 को डील कर रहे होते तो आप लिखते हैं यहाँ पे 2 into 2 into 2 into 2, क्योंकि क्यूब रूट है। तो अब मुझे यहाँ पर पेयर नहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ पर वो ट्राइड बनेगा या ट्रायो बनेगा, 3 का एक बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या रह जाएगा? सिर्फ 2 √2। मेरा आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा? 2 √2 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये 4th रूट होता, तो आपको वो क्वाड यानी 4 2 का एक सेट बनाते तो एक 2 बाहर निकल आता। आप 4th रूट ऑफ 16 निकाल के देख लीजिए, आप में से कितने बच्चे मेरी बात को फॉलो कर पा रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में से मेजॉरिटी जो है वो समझ पा रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो हमारी जो वर्कशीट होगी ना, जो हम आज ही सॉल्व करना शुरू करेंगे भी, उसमें आपको ये चीजें कुछ देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी,
क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट हैं, तो आप इनको मिला के क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अगर मेरे पास लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसको आप जो है ना वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप इसको ये नहीं कर सकते कि हम इसको जो है वो एक रेडिकल साइन के अंदर लिख के ऐड कर दें, तभी मैंने नॉट इक्वल टू डाल दिया है। हमें कुछ इस तरह की छोटी छोटी बातें जो है ना वो याद होनी चाहिए। इसी तरह अगर लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो यहां पर आप कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर बी। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में चलेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो आपका जवाब होगा ए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आने वाला है? जी। Sir, I'm not sure, but I think the answer would be A minus B. ओके। और अगर हाँ, जी एमन एजाज। Sir, I agree with Denisha. The answer should be A minus B. ओके, सो यस बरका बतूल। Sir, I agree with Anisha. The answer will be A minus B. ओके, अब बस एक आध बच्चा कोई रह गया, इसकी भी जो है वो सुन ले। जी शिफा। सर अगर वो a माइनस बी होल स्क्वायर था तो फिर आंसर a माइनस बी आता है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। जबरदस्त। तो मेरा ख्याल है कि शिफा का आइडिया जो है ना वो सही है। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ होता a माइनस बी होल स्क्वायर, तो अब मेरे पास इसका आंसर क्या आता है, a माइनस बी। क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता, कैंसिल। क्यों कैंसिल हो जाता, ये बनता a माइनस बी स्क्वायर्ड एंड इट्स पावर विल बिकम हाफ। जब आप 2 को और हाफ को जो है वो डिवाइड करेंगे, जब आप 2 को और हाफ को जो है वो 2 को और हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे या 2 और 2 को डिवाइड करेंगे, तो आंसर 1 आएगा। ये सही है। लेकिन अगर मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसको बहुत से बार ये तो लिख सकते हैं, लेकिन आप इस हाफ पावर को 2 से कैंसिल नहीं कर सकते। तो आप में से कितने बच्चे अब मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं कि ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका जवाब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा। हम इसको बिल्कुल भी ए माइनस बी नहीं कह सकते। कितने बच्चे इस बात से एग्री हैं? अच्छा, पहली क्लास है ना, मैं बार बार कुछ चीजें जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, हाँ, 4 बच्चों ने 5 बच्चों ने गलत जवाब दिया, लेकिन उसका आपको फायदा हुआ। उसका फायदा आपको क्या हुआ कि मैंने आपको ये चीज एडिशनल सिखा दी। अगर पहला बच्चा ही सही जवाब दे देता तो मैं ये अज्यूम करता सबको आता है, मैं आगे बढ़ जाता। अपनी राय का इजहार करने की जो है ना वो आदत डाली है। गलत हो सही हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इन क्लासेस का पर्पस यही है ना कि आपको कुछ सिखा दिया जाए। तो फिर अगर आपके पास कुछ गलत भी है तो कोई बात नहीं, आप उसको जो है वो एक्सप्रेस करें। गलती तो टीचर भी करता है, ठीक है ना, गलती जो है वो टीचर भी कर देता है। हो सकता है आज की क्लास में मैंने कोई गलती की हो और मैं अगली क्लास में आपको बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट क्लास में ये बात गलत बता दी। तो गलती करना कोई बुरी आदत नहीं है, मैं पढ़ाई की सिर्फ बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप गलती करें, उसकी रेक्टिफिकेशन हो जाए, नथिंग लाइक इट। ये हमारी क्लासेस है जो असल मकसद है। तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज जहनों में होनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैं आगे वर्कशीट की तरफ जाऊं, एक छोटा सा आइडिया, ये हो सकता है कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो। मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट है सॉल्व द इक्वेशन का। आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। अच्छा, जब आपसे कहा जाता है कि आप इक्वेशन को सॉल्व करें, तो इसका मतलब क्या होता है? इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यू निकाल दें। यानी सवाल की सबसे आसान शक्ल क्या हो सकती है? x प्लस 8 इज इक्वल टू 12। कितने लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? कुछ बच्चे इसमें भी सोच रहे हैं अभी।
तो हम में से हर बच्चा सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना, मुझे तो सॉल्व करने की नीड भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ x विल बी 4, और आप में से हर बच्चा जो है वो एग्री भी करेगा क्योंकि 12 माइनस 8 जो है वो 4 होता है। ये कहलाती है एल्जेब्रिक इक्वेशन। हमारा अगला टॉपिक होगा जहां पे हम लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। मैं आज की क्लास में थोड़ा सा कोई नया भी बताना चाहता हूँ। इक्वेशन की एक टाइप होती है जिसको नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में और एल्जेब्रिक इक्वेशन में फर्क क्या है? एल्जेब्रिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है ना वो पावर में होता है, और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है वो पावर में होता है। यानी आज अगर मैं लिख दूं x squared is equal to 16, दिस इज एल्जेब्रिक, क्योंकि वेरिएबल बेस में है, पावर एक कांस्टेंट है। मैं इसको कह सकता हूं दिस इज एल्जेब्रिक इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं 2 power x is equal to 16, now it has transformed into exponential equation. What is exponential equation? The equation in which variable is in power. ये जो इंडिसेस एंड सर्ज हैं ये बहुत सारी जगहों पर जो है ना आपको एक्सपोनेंशियल के साथ नजर आएंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के साथ। तभी मैंने जो है वो अभी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की बात की नहीं की, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पहले से दे रहा हूं। कितने बच्चों को फर्क वाजे हो रहा है व्हाट इज एल्जेब्रिक एंड व्हाट इज एक्सपोनेंशियल? मैं जब तक लिख रहा हूं जब तक आप अपने हैंड जो है वो रेज कर सकते हैं। एक्सीलेंट। अब एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो बड़ा आसान काम है। यानी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आप ये कह देंगे सर दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट x इज प्लस माइनस 4। एक चीज मैंने बड़ी खामोशी से बता दी, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर प्लस माइनस में आता है, क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 है और माइनस 4 का स्क्वायर भी प्लस 16 हुआ करता है। तो वी नेवर नो कि जब आपने स्क्वायर किया होगा तो आपने प्लस 4 को स्क्वायर किया होगा या माइनस 4 को स्क्वायर किया होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 16 होता है। अब अगर आप एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, बेसिस को सेम बनाना। अब बेसिस को सेम कैसे बनाया जाए? अगर आज आप जो है वो बेसिस को सेम बनाना चाहते हैं तो बेसिस को सेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिस को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 2 पावर x, जो यहां पे लिखा हुआ है, राइट साइड पे लिखा हुआ है 16। बेसिस को सेम बनाने का मतलब है आई नीड टू कन्वर्ट दिस 16 एज ए पावर ऑफ 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मौजूद है। तो अब 16 को एज ए पावर ऑफ 2 क्यों कैसे लिखेंगे? मैं जो अभी पुरानी वर्किंग हमने की मैं उसी का फायदा उठा लूंगा। 2 8 16, 2 4 2 2 and 2 1. So I hope you agree. 2 into 2 into 2 into 2 is basically 2 power 4, क्योंकि जब बेसिस सेम होती है तो पावर जो है वो ऐड हो जाया करती है। तो अब मेरे पास जो फॉर्म बनेगी वो फॉर्म बन जाएगी 2 power x is equal to 2 power 4। और हमने क्या कहा कि जब हमारे पास बेसिस जो है वो सेम होती हैं, जब हमारे पास बेसिस जो है वो सेम होती हैं तो हमारे पास पावर जो है वो कुछ सेम बन जाया करती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं दिस x इज एक्चुअली इक्वल टू 4। कितने कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कि मैंने किया क्या? जबरदस्त। अच्छा, कम से कम 5-10 सेकंड अपना हैंड रेज रखा करें, क्योंकि मुझे ये भी देखना होता है कि किसको समझ में नहीं आया। मेरा ख्याल है कि कुछ 2 बच्चों ने हाथ जो है वो नहीं उठाए थे, उनमें से अगर मुझे गलत याद नहीं है तो एक जो है वो शायद अलिशबा थी। अब उन्होंने हैंड जो है वो रेज कर लिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया हुआ तो आप अपने आप हैंड जो है वो डाउन कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो वो रेज रहने दें। चलें, वो रेज ही रहा तो इसका मतलब दैट्स ग्रेट। तो हाँ, क्लास आज की थोड़ी सी जो है वो मुख्तसर थी, क्योंकि एक तो जो 1 आवर सेशन था वो सिर्फ 45 मिनट्स का जो है वो रह गया। फिर थोड़ी बातें हमने जो है वो उस मेथोडोलॉजी की जिसके ऊपर हम काम करेंगे। तो हमने अब करना ये होगा कि हम जो है वो अगली क्लास में, क्योंकि वर्कशीट जो है वो मेरे पास
रेडी है जो मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड करूंगा, क्योंकि आज जो है वो पहला सेशन है, बहुत सारे बच्चे जो है वो गूगल क्लासरूम से वाकिफ भी नहीं। मैं वर्कशीट जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दूंगा अलॉन्ग विद दीज नोट्स। व्हाट यू नीड टू डू, मैंने भी वर्कशीट को हाथ भी नहीं लगाया, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन डिस्कस भी नहीं किया, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी विल का जो है वो इजहार कीजिएगा, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो, अगर मुझे गलत याद नहीं है, ट्यूसडे और थर्सडे को हुआ करेगी। टुडे इज थर्सडे, तो अब इसका मतलब ये है कि बीच में आपके पास कोई 3-4 दिन जो है वो मौजूद है, बल्कि हो सकता है उससे ज्यादा ही मौजूद है। तो आप जो है उस वर्कशीट को अगर अटेम्प्ट करना चाहें, बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं वर्कशीट पूरी सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो हमारी अब आइंदा आने वाली क्लासेस में क्या होगा, मैं कुछ रिव्यू करूंगा, एक वर्कशीट का कुछ हिस्सा क्लास में सॉल्व करूंगा, रिमेनिंग पोर्शन आप कर रहे होंगे। तो इस तरह एक मिक्स हो जाएगा कि कुछ प्रैक्टिस हमने क्लास में कर ली, कुछ आपने घर में कर ली, नेक्स्ट साल में हम उसे रिव्यू कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि आज जो है वो पहली क्लास थी, हम ऐसा नहीं कर पाए। इंशाल्लाह आई होप इन अपकमिंग क्लासेस वी विल बी एबल टू डू इट, ठीक? अगर किसी के जहन में कोई क्विक क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क। अलीश भाई, अगर आप अपना हैंड रेज कर लें, तो जिन बच्चों के हैंड डाउन कर लें, इनफैक्ट अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं सो दैट आई कैन अनम्यूट यू। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो दैट विल बी द एंड फॉर टुडे सेशन। ओके, कुछ बच्चे कुछ मेरे ख्याल से पूछना चाहते हैं। जी अलीश भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वांसा, आपने एक जो आइडेंटिटी करवाई थी उसमें आपने अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा था। बिल्कुल ये सर उसको अगर हम ओपन करते हैं तो हम उसको आइडेंटिटी लगा के ओपन कर सकते हैं ना? कौन सी आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं अलीश भाई? सर जैसे वो आई गेस जब ऐसी क्वेश्चन आती है तो आई एम नॉट श्योर, या तो ये वाली आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी a माइनस बी, या फिर एक लगती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही। अच्छा, अब वो दोनों जो है ना वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, मैं उसका रीजन बता देता हूँ। जो पहले आपने कही ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम आगे हम भी डिस्कस कर रहे होंगे जब मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ। वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो तो सही है, यानी अगर आप इतने हिस्से के ऊपर लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं, जिसको मैंने अभी सर्किल कर दिया। लेकिन वो जो a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर नहीं है असल में, ये जो है ना पावर हाफ है। तो आप इसके ऊपर वो a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं लगा पाएंगे। और इस बात वाज़ेह हो रही है? जी सर, लेकिन आपने इससे पहले वो a प्लस बी a माइनस बी वाली लगा सकते हैं इस पे हम? हाँ, इसमें आप a प्लस बी a माइनस बी लगाना चाहे बिल्कुल लगाइए। अगर मैं आपको ये ऑप्शन दे दूं कि इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट, a प्लस बी a माइनस बी एंड होल पावर हाफ, दैट इज टोटली ओके। सही सर, ठीक है, और फिर जी आप इस सर। हाफ को दोनों ब्रैकेट के ऊपर लगा सकते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है सारा कुछ पूछना चाह रही थी। जी सारा। थैंक यू सर। सही, जो आपने एग्जाम्पल करवाई थी कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें ये तीनों आंसर्स कैसे सही होंगे, समझा दें। अच्छा, ये वाले देखें, जी सर। दिस इज 8th रूट ऑफ x क्यूब। सो 8th रूट का मतलब 1/8 होता है, जैसे स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 8th रूट का मतलब 1/8 हो जाएगा। डू यू एग्री? यस सर। तो अब ये सही हो गया, क्योंकि x क्यूब पावर 1/8। आप लॉ ऑफ पावर लगाइए, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये 3/8 बन जाएगा, ये भी सही हो गया। जी। स्टार्ट गेटिंग इट? और अगर मैं इस न्यूमरेटर को पूरा डिनोमिनेटर बना दूं तो पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी। इज इट राइट? जी सर। तो अब आपको समझ में आ गया कि 1 के अलावा बाकी सारे सही क्यों हैं? जी सर, थैंक यू। Okay, so now I will resume from here, and next I will surely share the notes and the worksheet with you on WhatsApp group.